नमस्कार। आज हम बात करेंगे रूढ़ियों के विभिन्न प्रकारों पर, काइंड्स ऑफ कस्टम। सामान्य उन रूढ़ियों को जो विधि का बल रखती है दो वर्गों में वर्गीकृत किया है, विधिक रूढ़ियाँ यानी लीगल कस्टम्स और दूसरा अभिसमयात्मक रूढ़ियाँ कन्वेंशनल कस्टम्स। सबसे पहले बात करते हैं विधिक रूढ़ियों की यानी लीगल कस्टम्स की। विधिक रूढ़ियाँ विधि के बंधनकारी नियम के रूप में अपने आप निर्मित होती है, यानी ये व्यक्तियों के मध्य किए गए समझौतों, करारों और जो एग्रीमेंट्स होते हैं उन पर आधारित नहीं होती है। इनका आधार स्वतंत्र होता है और इनमें स्वयं विधि बनने की क्षमता होती है। विधिक रूढ़ियाँ दो प्रकार की मानी गई हैं, स्थानीय रूढ़ियाँ लोकल कस्टम्स, दूसरा सामान्य रूढ़ियाँ कॉमन कस्टम्स। स्थानीय रूढ़ियाँ वे रूढ़ियाँ हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित होती है और उस विशिष्ट क्षेत्र के निवासी उसका पालन करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। स्थानीय रूढ़ि की वैधता के लिए कुछ तत्वों का होना आवश्यक है, जिनमें ये युक्तियुक्त होनी चाहिए, तर्क संगत होनी चाहिए, निश्चित और स्थायी होनी चाहिए तथा इसमें निरंतरता रहनी चाहिए। साथ ही यह किसी प्रचलित कानून के विपरीत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ये आवश्यक है कि उस क्षेत्र विशेष के लोग स्वेच्छा से उसका अनुसरण करते हों। और एक बात उल्लेखनीय है कि रूढ़ि का पालन करना वैकल्पिक नहीं होना चाहिए, यानी रूढ़ि का पालन करना मैंडेटरी यानी आवश्यक होना चाहिए। ये ना हो कि चाहे तो कोई व्यक्ति रूढ़ि का पालन करे, चाहे तो रूढ़ि का पालन नहीं करे। फिर रूढ़ि ऐसी होनी चाहिए कि उसका उपयोग शांतिपूर्वक किया जा सके और उस स्थान विशेष में कोई जो पहले से प्रचलित रूढ़ि है उसके असंगत नहीं होनी चाहिए। रूढ़ि पुरातन यानी प्राचीन होनी चाहिए और चिरकालीन लंबे समय से चलती रहती आनी चाहिए। एक वाद सोवर्बी बनाम कॉलमैन में एक गांव के लोग जो है उन्होंने दावा किया कि उनकी रूढ़ि के अनुसार उनने अपने घोड़ों का प्रशिक्षण दूसरे गांव की ज़मीन पर करने का अधिकार है, लेकिन इस दावे को स्थानीय रूढ़ि के रूप में मान्य नहीं किया गया, क्योंकि एक भूक्षेत्र के निवासी इनहेबिटेंट्स यदि किसी अन्य भूक्षेत्र पर अपना कोई रूढ़िगत अधिकार लाते हैं, जताते हैं, दावा करते हैं, तो इसे स्थानीय रूढ़ि के रूप में वैधता प्राप्त नहीं होगी। दूसरी है सामान्य रूढ़ियाँ कॉमन कस्टम्स। ये ऐसी रूढ़ियाँ हैं जो समस्त देश में प्रचलित हों और राष्ट्र के उस देश के सभी लोग उसका सामान्य रूप से पालन करते हों, देश के सभी लोगों पर सामान्य रूप से लागू की जाती हो। 18वीं शताब्दी तक इंग्लैंड का कॉमन लॉ सामान्य रूढ़ियों पर आधारित माना जाता था, परंतु समय बदलने के साथ साथ वो जो ब्रिटेन का कॉमन लॉ है जो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानूनों और अधिनियमित विधियां और निर्णय हैं उन पर आधारित है। तो वर्तमान में इंग्लैंड का कॉमन लॉ सामान्य रूढ़ियों पर आधारित नहीं है। देश की सामान्य रूढ़ि स्मरणातीत होनी चाहिए या नहीं, इस बारे में विधिवेत्ताओं में मतभेद है। सामंड और कीटन जैसे विद्वान मानते हैं कि सामान्य रूढ़ियाँ स्मरणातीत होनी चाहिए और उसे विधि के रूप में वैधता प्राप्त करने के लिए उन्हीं सब तत्वों का समावेश इनमें होना चाहिए जो तत्व स्थानीय रूढ़ि को विधि के रूप में वैधता प्राप्त करवाते हैं। दूसरी प्रकार की रूढ़ियाँ हैं अभिसमयात्मक रूढ़ियाँ यानी कन्वेंशनल लॉज कस्टम्स। इन्हें प्रथा भी कहते हैं यानी यूजेस, प्रथा को यूजेस कहते हैं। अभिसमयात्मक रूढ़ियों को प्रथा भी कहते हैं। अभिसमयात्मक रूढ़ियाँ
कुछ निश्चित शर्तों के आधार पर हुए समझौतों पर आधारित होती है और यह उन्हीं व्यक्तियों या उन्हीं समूहों के बीच लागू होती है, उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होती हैं जो इस समझौते के, इस करार के पक्षकार होते हैं। जैसे किसी व्यापार का कामकाज पक्षकारों के बीच हुए समझौतों के आधार पर लंबे समय से चलता आ रहा है, तो जो बाद में आने वाले उस व्यापार को करने वाले लोग हैं, उनका यह स्वभाव बन जाता है कि वो उन शर्तों के अनुसार कार्य करने लगेंगे, उन शर्तों का वो अपने आप पालन करने लग जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि समझौते करने वाला व्यक्ति उन शर्तों को मानने के लिए सहमत है। इस प्रकार की शर्तों में स्थानीय व्यापारिक और औद्योगिक प्रथाएं भी सम्मिलित रहती है। जिस प्रकार एक सामान्य रूढ़ि का विकास होता है, उसी प्रकार अभिसमयात्मक रूढ़ि का विकास भी 3 चरणों में हुआ है। प्रथम चरण में यह तथ्य के रूप में विद्यमान रहती है और उसके अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य का सहारा लेना पड़ता है। दूसरी अवस्था में न्यायालय किसी निर्णय द्वारा उसे मान्यता प्रदान कर देते हैं और इस अवस्था में रूढ़ि को न्यायिक पूर्वोक्ति यानी जुडिशियल प्रेसिडेंट का स्थान प्राप्त हो जाता है। इन दोनों अवस्थाओं को पार करने के पश्चात तीसरे चरण में इसका संहिताकरण कर दिया जाता है, अर्थात जो पारंपरिक विधि है वो अधिनियमित विधि के रूप में संहिताबद्ध हो जाती है और अधिनियमित विधि का स्वरूप धारण कर लेती है। परक्राम में लिखित नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, विनिमय पत्र, इनके काफ़ी नियम इसी तरह अस्तित्व में आए हैं। इसी प्रकार सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, माल विक्रय अधिनियम भी इसी प्रकार अस्तित्व में आया है। ये इसके अभिसमयात्मक विधि के, अभिसमयात्मक प्रथाओं के उदाहरण हैं। अब अभिसमयात्मक जो रूढ़ियाँ हैं वो विधि का रूप कब धारण करती है? जब उसमें उन सभी तत्वों का समावेश हो जाता है जो स्थानीय रूढ़ि को वैधता दिलाने के लिए आवश्यक होते हैं। अभिसमयात्मक रूढ़ि स्थानीय भी हो सकती है और राष्ट्रीय भी हो सकती है। कुछ तत्व जो अभिसमयात्मक रूढ़ि को विधि के रूप में मान्यता दिलाते हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहला तो परंपरा इतनी प्राचीन होनी चाहिए, इतनी पुरानी होनी चाहिए कि सभी लोगों को इसकी जानकारी रहे, परंतु इसके लिए आवश्यक नहीं है कि वह किसी निर्धारित अवधि तक प्रचलित रही हो। पुरानी तो होनी चाहिए परंतु इसके लिए कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं की गई है। यानी अपेक्षाकृत जो नई अभिसमयात्मक रूढ़ि भी विधिमान्य हो सकती है, शर्त यह है कि वह भली भांति उस क्षेत्र में स्थापित हो चुकी हो। दूसरा है अभिसमयात्मक रूढ़ि उसी समय तक वैध मानी जाती है जब तक कि वह राष्ट्र की सामान्य विधि पर कोई विपरीत प्रभाव न डालती हो या उसे परिवर्तित ना करती हो। यानी जो देश में जो कानून प्रचलित है, विधायिका ने जो कानून बनाया है उसके विपरीत ना हो अभिसमयात्मक रूढ़ि, या उस पर कोई चेंज नहीं करती हो, उससे असंगत ना हो। तीसरा, अभिसमयात्मक रूढ़ि युक्तियुक्त होनी चाहिए। अब ये युक्तियुक्त है या नहीं कोई परंपरा, यह सब न्यायालय के विवेक पर आधारित करता है। वाद के तथ्यों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार अभिसमयात्मक रूढ़ि न्यायालय अपने विवेक के आधार पर यह निर्णय दे सकता है कि वह अभिसमयात्मक रूढ़ि युक्तियुक्त है या नहीं। अभिसमयात्मक रूढ़ि का कोई विशिष्ट क्षेत्र नहीं है, वह किसी भी व्यापार अथवा क्षेत्र के लिए हो सकती है, वह राष्ट्रीय भी हो सकती है या अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकती है। यदि कोई अभिसमयात्मक रूढ़ि या प्रथा किसी संविदा में जो अभिव्यक्त शर्तों को रद्द करती है तो उसे प्रवर्तित यानी लागू नहीं किया जाएगा। इस प्रकार रूढ़ियों के 2 प्रकार हैं, विधिक रूढ़ियाँ और दूसरी अभिसमयात्मक रूढ़ियाँ।
विधिक रूढ़ियों को भी 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, स्थानीय रूढ़ियाँ और सामान्य रूढ़ियाँ। स्थानीय रूढ़ियाँ वह है जो किसी स्थान विशेष या विशिष्ट क्षेत्र में प्रचलित रहती है, जबकि सामान्य रूढ़ियाँ संपूर्ण राष्ट्र में प्रचलित रहती है और देश के समस्त नागरिकों पर सामान्य रूप से लागू की जाती हैं। किसी रूढ़ि की विधि मान्यता के लिए उसका दीर्घकालीन होना, तर्कसंगत होना, युक्तियुक्त होना, प्रचलित कानून के विपरीत न होना, निश्चित और निरंतर और स्थायी होना आवश्यक है। साथ ही वो स्वेच्छा वैकल्पिक ना हो, उसका पालन करना, शांतिपूर्ण रूप से उसका उपभोग किया जा सके और उस स्थान विशेष की किसी प्रथा से असंगत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार अभिसमयात्मक विधि के लिए भी, अभिसमयात्मक रूढ़ि के लिए भी, जिसे प्रथा भी कहते हैं, यूजेस भी कहते हैं, ये सभी तत्व आवश्यक होते हैं। और अभिसमयात्मक रूढ़ि राष्ट्रीय भी हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।